अच्छा, वेब के बारे में यहाँ जो बात करने जा रहे बेटा, यहाँ पे ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेंगे, उम्मीद करते हैं सब आप लोग पास आउट स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस डायग्राम से। बताओ तो सबसे पहले इस डायग्राम में देख करके आप ये बताओ कि वेवलेंथ का वैल्यू कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ? 8 ना। देखो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है वो समझ लो। वेवलेंथ को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लैम्डा, है ना। और वेवलेंथ का डेफिनेशन अगर आप पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि दो क्रेस्ट का दूरी या दो ट्रफ का दूरी, है ना। तो यहां से देखो तो ये कितना है बेटा? 2 है। और यहाँ से ये कितना है? 10 है। तो बोलिए डिस्टेंस कितना होगा? 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये 6 है और यहाँ पर ये 14 है। तो यहाँ से भी करके देखो तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है। वेवलेंथ का मतलब, लैम्डा का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़े थे बेटा कि दो क्रेस्ट का दूरी या दो ट्रफ का दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। एक और मतलब भी होता है ना इसका, वन कंप्लीट साइकिल। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक हुआ बेटा ये हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक हुआ कंप्लीट साइकिल। तो वन कंप्लीट साइकिल का भी वैल्यू देखो आपका 8 आ रहा है, हर तरफ से 8 आ रहा है। वेवलेंथ समझ में आया? ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, टर्म का मतलब सिर्फ जान लो बेटा। अच्छा आप बताओ तो इस डायग्राम में एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है? 3 है ना। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या पढ़े थे? ये हाइट ऑफ क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ ट्रफ, यही था ना। एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बेटा, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, व्हाट इज द वेव नंबर? वेव नंबर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? 1/λ। वैसे वेव नंबर का मतलब 1/λ तो होता है, पर इसका एक और बेटर आंसर क्या सुन लो, इसका आंसर है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। समझो इसका कंसेप्ट को। बताओ इस वक्त जो आपके पास डायग्राम है, इस वक्त जो आपके पास डायग्राम है, बताओ इस डायग्राम में टोटल कितना वेव दिख रहा है आपको? बताओ। 2 ना। और वो टोटल वेव जो है, दो वेव बना हुआ, वो कितने लेंथ में बना हुआ है? टोटल लेंथ बताओ। 16 है ना। और डेफिनेशन कहता है कि एक यूनिट लेंथ में जितना वेव होगा, हम लोग कहेंगे 16 लेंथ में 2 वेव बना, तो बोले एक में कितना बनेगा? 1/8। और यहां से निकाल कर देखो तो सेम आंसर आ रहा है बेटा। यस सर। ठीक है। वेव नंबर का एक्चुअल, वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप कहोगे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है बेटा एक यूनिट लेंथ में कितना वेव बना। ठीक है। अच्छा चलो अब एक और बात करते हैं। मान लो कि इस वेव को, यहाँ ये पूरा वेव बनाने में मान लो कि इसको 64 सेकंड का टाइम लगा है, टाइम भी दे दिए। अब दो और सवाल आपसे पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड बताओ कितना है, और फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है इसी डायग्राम में। टाइम पीरियड बताओ और फ्रीक्वेंसी बताओ। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। हेलो बोल, क्लास ले रहे? आज कहाँ कोई एक्स्ट्रा क्लास था? ट्यूसडे तो टेस्ट रहता है ना, तो टेस्ट का दिन तो कोई क्लास नहीं रहता है। फ्रीक्वेंसी तुम घर से क्लास ले रहे? अभी आपसे निकल के गैलेक्सी जाएंगे? आज गैलेक्सी में क्लास है ना, गैलेक्सी में 9 बजे तक जाएंगे। वही 5:30 से शुरू होता है, 5:45 हो जाता है। वहीं पर है तो फिर आप तो मिलते नहीं, वो वहीं रहेगा। ठीक है, तो रस फिर हम क्लास खत्म हो वहीं आते हैं, ठीक है ना। बोल बेटा लोग। 32 और 1/32। पीरियड का डेफिनेशन क्या था याद है? एक कंप्लीट वेव को बनाने में कितना टाइम लगेगा, यही था ना बेटा। यहाँ पर देखो तो दो कंप्लीट वेव को टाइम बनाने में कितना लगा? 64 सेकेंड। एक कंप्लीट वेव को टाइम बनाने में कितना लगेगा? 32 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 32। फ्रीक्वेंसी बताओ। 1/32। फ्रीक्वेंसी का वैसे डेफिनेशन बेटा मैथमेटिकल फॉर्म है 1/t, दैट इज 1/32। लेकिन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है बोल तो? नंबर ऑफ
वेव पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड। यहाँ देखो ये था नंबर ऑफ वेव पर लेंथ और ये नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। समझ में आ रहा? यहाँ पर कितना बना बेटा? आप बोलोगे 32 सेकंड में 2 वेव बना, है ना? 1 सेकंड में कितना बनेगा? 2/32, कितना 64 सेकंड में 2 वेव बना, तो 1 सेकंड में कितना बनेगा? 2/64, दैट इज 1/32। तो ये सब टर्म जान लो बेटा, ये सब एग्जाम में आने वाला नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ, ये सब टर्म क्या होता है। ठीक है, आओ यहां से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है? सुनो ध्यान से समझना। अगर कोई सोर्स है और उस सोर्स से एनर्जी एमिट हो रहा है, सोर्स से एनर्जी एमिट हो रहा है, और सोर्स से एनर्जी एमिट कैसे होगा? 2 तरीका बताया गया बेटा। एक आपको बताया कि सोर्स से जो एनर्जी एमिट होगा वो कंटिन्यूअसली एमिट होगा, और दूसरा बताया गया कि वेव के फॉर्म में होगा। ये 2 टर्म पकड़ लो, कंटिन्यूअसली एमिट होगा और वेव के फॉर्म में होगा। और ये जो भी वेव के फॉर्म में एमिट होगा उस वेव को किस नाम से पुकारा गया है? उसको नाम दिया गया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको फंडामेंटल में सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर एनर्जी एमिट होगा किसी भी सोर्स से, वो कंटिन्यूअसली होगा। इस वर्ड को पकड़ के रखो, आगे चल के बेटा ये हम लोग पढ़ने वाले कि ये पॉइंट गलत है, फिलहाल अभी इसको पकड़ के चलो। कंटिन्यूअसली एमिट होगा और वेव के टर्म में एमिट होगा, ऐसे वेव के टर्म में। और ये जो भी वेव होगा इसको कौन सा वेव कहा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होगा बेटा जो क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, और जो वेव बनेगा, वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा, वो भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। क्या ये टर्म याद है बेटा आप लोगों को? और अगर याद नहीं तो अभी जो बोले वो समझ आया? यस सर। फिर से रिपीट करें, समझ ले बेटा लोग। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी ये कहता है कि अगर किसी भी सोर्स से एनर्जी एमिट होगा वो कंटिन्यूअसली एमिट होगा, वेव फॉर्म में एमिट होगा, और जो वेव होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। जहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन से तो वेव तैयार होगा उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहोगे। अगर देखो तो ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा है, और ये डायग्राम देखो तो समझ में आ रहा है। तो पहले ये दोनों पॉइंट पढ़ो। पढ़े? और इस डायग्राम पे ध्यान दो। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली खड़ा दिख रहा है, वर्टिकल पोजीशन पे सिचुएटेड है। मैग्नेटिक फील्ड के देखो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे सिचुएटेड है। और जब दोनों को मर्ज किया जा रहा है बेटा, देखो तो ऐसा कुछ तैयार हो रहा है। तो सिंपल ये याद रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, और उससे जो भी वेव क्रिएट होगा उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहोगे। जैसे कि ये देखो, ब्लू वाला देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड है, येलो वाला वर्टिकल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव बन रहा है, जैसे कि ये देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहता है कि जब एनर्जी एमिट होगा, कंटिन्यूअसली होगा, वेव के फॉर्म में होगा, और वो जो भी वेव होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लो बेटा। प्रॉपर्टीज में क्या क्या ध्यान रखना है? प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा गया। पहला प्रॉपर्टी देखो क्या कहा जा रहा है। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी जो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इससे ये साबित होता है बेटा कि हमारा जो विजिबल लाइट है is also an example of electromagnetic wave। आप में से कोई बताएगा हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? एनीवन? 7। 8 होता है बेटा। 7 नहीं, 8वां नंबर अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, 8 होता है। वो 8 क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखो क्या हो रहा है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास विजिबल लाइट है, उस विजिबल लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह का मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डेविएशन शो करेगा बेटा, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन शो करेगा। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट में आपको एक रिलेशन बताया गया है। रिलेशन क्या है? The product of frequency and wavelength is constant and that constant is velocity of light। यानी कि यहां से आपको बताया जा रहा है, और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है बेटा, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c बाई लैम्डा होता है। क्या ये फॉर्मूला याद है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. याद रखना, अभी आगे इसका जरूरत पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये चार प्रॉपर्टी याद रखना आप। चार प्रॉपर्टी के बाद आपके पास ये देख लो, 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लिस्ट बना हुआ है। ऑलरेडी जेई एग्जाम में पूछा जा चुका है किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है या किसका कम होता है। इसके लिए बेटा आपको सजेशन देंगे, वो ये है, वैल्यूज किसी का याद नहीं रखना आपको, किसका वेवलेंथ कितना होता है, किसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, याद नहीं रखना है। अगर याद रखना तो सिर्फ ये याद रखो, विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज याद रखो। इसके अलावा और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है वैल्यू के मामले में। बाकी आप ऑर्डर याद कर लो, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। बताओ तो, ऊपर से अगर नीचे जा रहे थे वेवलेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। और फ्रीक्वेंसी चेक करो तो राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है। Yes, sir. Increase एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बेटा याद कर लो, और ये याद रखो कि रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, कॉस्मिक रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है। और याद रखने के लिए आपके पास एक कोड बना दिया गया, ये कोड को याद कर लो। इस कोड से देखो आप पूरा चीज याद रख पाओगे। क्या है? राम में से रेडियो वेव और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल से विजिबल लाइट, अंडर से बेटा यूवी रे, एक्सरे से एक्सरे, गॉन से गामा रे, और क्रेजी से कॉस्मिक रे। अगर आप इस ऑर्डर को याद रखोगे तो क्वेश्चन दे आंसर दे पाओगे। तो राम इनविजिबल, अंडर एक्सरे, गॉन क्रेजी होना भी चाहिए। सोचो तो, अगर आप किसी पैथोलॉजी सेंटर पे जाते हो और वहां जाने के बाद आप एक्सरे करवाने के लिए अंदर गए और बाहर आए, बाहर आकर देख रहे कि आप इनविजिबल हो गए, पागल हो जाओगे, खुद को देख ही नहीं पा रहे हो, आप खुद को नहीं देख पा रहे। तो राम के साथ भी यही हुआ, राम इनविजिबल हो गया। कहाँ इनविजिबल हो गया बेटा? वो एक्सरे से पास किया। होने दो, अपना फायदा क्या है, इस कोड के जरिए से हम लोग ये याद रख पाएंगे किसका वेवलेंथ ज्यादा है किसका कम है। उसके बेसिस पे हम लोग ये भी पता कर पाएंगे किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो वैल्यू के मामले में बेटा खाली विजिबल लाइट का याद रखना, बाकी के मामले में सिर्फ ऑर्डर याद रखना है। अब अगला टर्म देखो तो क्या है बेटा, अगला टर्म क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप में से कोई है जो बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? क्या पढ़े, स्पेक्ट्रम का मतलब बताओ बेटा। जो पढ़े गलत सही वो बताओ। अरेंजमेंट सर। अरेंजमेंट किस चीज का अरेंजमेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इस ऑर्डर में अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। अबे ऑर्डर पूछ रहे हैं, अभी बोला ना कि वेवलेंथ का ऑर्डर में सजाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो बताओ वेवलेंथ का कैसा अरेंजमेंट करोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर सर। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, यस। और ये डेफिनेशन याद कर लीजिए बेटा। स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या, सुन लो। स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन याद रखना है, अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट बेटा? इंक्रीजिंग वेवलेंथ का अरेंजमेंट या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट। और अब जिस चीज को अरेंज करोगे वही उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे कि वापस आओ, यहां देखो, इस डायग्राम को देखो, बताओ अगर अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाना है तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोल कैसे अरेंज करेंगे, कहां से कहां अरेंज करेंगे, बोलो।
नीचे से ऊपर। नहीं सुने बेटा, जोर से बोल। सर नीचे से ऊपर। रेस से फिर गामा रेस, नीचे से मतलब ऊपर। कॉस्मिक रे से रेडियो वेव की तरफ, है ना? यही देखो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट को देखो, दिख रहा है? देखो इस तरफ कौन है, लेफ्ट में बोलो कौन है, गामा रे है, और इस तरफ कौन है बेटा, रेडियो वेव है। इस तरफ देखो वेवलेंथ बढ़ रहा है, और यहाँ पे कौन लाइट बैठा हुआ है, यहाँ पे विजिबल बैठा हुआ है। और ये विजिबल का अरेंजमेंट है बेटा, तो इसका नाम बताओ तो, इसको किस नाम से पुकारेंगे, इसका नाम क्या होगा? विजिबल स्पेक्ट्रम। तो होना चाहिए विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम बचपन में पढ़ाया गया था, याद है? VIBGYOR, विबग्योर। यस बोल, विबग्योर में वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? सर रेड का है। और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का। उसी हिसाब से सजाया गया बेटा। तो याद रखना, स्पेक्ट्रम जो होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, लेकिन फंडामेंटल याद रखना, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वेवलेंथ का अरेंजमेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रम कहेंगे। और आप जिस चीज को अरेंज करोगे बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज करोगे तो उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अगर आप विजिबल लाइट को अरेंज करोगे तो उसका नाम विजिबल स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ये देखो, कौन बताएगा घर पे जो टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा वेव काम करता है? रेडियो वेव। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बेटा, घर का टीवी का रिमोट जो वेव काम करता है वो इंफ्रारेड होता है। हम लोग जो घर पे टीवी देख रहे हैं, उस टीवी में जो सिग्नल आ रहा है वो किस वेव के थ्रू से आ रहा है? घर पे जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं वो किस वेव से आ रहा है? रेडियो वेव। ठीक है, ये थोड़ा सा सब जान के रखना आप लोग। यूजेस, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, कौन बताएगा हमारे पास कितने तरह का स्पेक्ट्रम होता है? दो। नाम बोलो। एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो सुनो और समझो यहाँ बेटा, हमारे पास स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, ठीक है? एक स्पेक्ट्रम जो है बेटा उसका नाम है कंटिन्यूअस, और एक का नाम है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक और नाम है बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और बैंड स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बेस्ट एग्जांपल बेटा आपके पास है रेनबो। बताओ तो, रेनबो में एक कलर और दूसरे कलर के बीच में कितना गैप दिखता है, बोलो? गैप नहीं रहता। गैप नहीं रहता, इसीलिए इसको नाम दिया गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को फिर से आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। दो, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। याद रखना, एनर्जी एब्जॉर्ब होने पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एनर्जी एमिट होने पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम एमिशन स्पेक्ट्रम। और आपके सिलेबस में बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ना, तो हम लोग एमिशन पे फोकस करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम का एक और नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक और नाम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। इसका एक और नाम भी होता है बेटा, और वो होता है फिंगर प्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हर एक का मतलब समझ लो, क्योंकि एनर्जी एमिट हो रहा है। यहाँ देखो एनर्जी एमिट होने का क्या मतलब होता है, डायग्राम में देखो। मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा,
ये हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट है, ये हाइड्रोजन एटम का थर्ड ऑर्बिट है, एक और ऑर्बिट ले लो, फोर्थ ऑर्बिट ले लो, 4 ऑर्बिट ले लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ। बोलो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, बोलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? बोल बेटा लोग। सेकंड। बाहर। मैंने सेकंड। पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, एनर्जी देंगे, किस ऑर्बिट में जाएगा? सेकंड ऑर्बिट। नहीं, जरूरी नहीं है। आपका जवाब होना चाहिए कि सर इट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड पे भी जा सकता है, थर्ड पे भी जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिए तो बाहर भी जा सकता है ना? यस तो मान लेते कि इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दिया गया, वो इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट पे आ गया, यहां पर आ गया, इस जगह पे आ गया। अब बताओ फोर्थ ऑर्बिट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब ऊपर गया बेटा तो ऊपर जाने का मतलब उसका एनर्जी इंक्रीज किया, एनर्जी इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। यस सर। अब ये बताओ अगर वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है तो वो क्या कोशिश करेगा? स्टेबल करने का कोशिश करेगा ना खुद को। और खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? जो एनर्जी गेन किया उसको क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। लूज करने का मतलब क्या होगा? एनर्जी एमिट करेगा। तो चलो मान लो कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आने के लिए एनर्जी एमिट करेगा। अब बताओ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होगा? वेव बेटा वेव के फॉर्म में, है ना? और इस वेव को अगर हम प्रिज्म से पास करवा दे तो सामने बेटा कुछ लाइंस देखने को मिलेगा। इन सारे लाइन का नाम क्या होगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एटम से बनाया गया। इसका नाम होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, कि एनर्जी एमिट होने के बाद ये बना। इसका नाम दिया गया लाइन स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पर बेटा जो स्पेक्ट्रम दिखेगा वो लाइन के फॉर्म में दिखेगा, इट लुक लाइक लाइंस, ऐसा लाइन के फॉर्म में दिखेगा। और फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी आप लोग ड्रॉ किए, इसका स्पेक्ट्रम जो भी बनेगा हीलियम के साथ मैच नहीं करेगा, हीलियम लिथियम के साथ मैच नहीं करेगा। यानी जिस तरीके से एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करता है, उसी तरीके से एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट का स्पेक्ट्रम के साथ मैच नहीं करेगा। बोल बेटा लोग, यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आया स्पेक्ट्रम का मतलब? यस सर। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लो। स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरह का होगा बेटा, एक कंटिन्यूअस या बैंड स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस। बैंड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल रेनबो, देखो लाइन से देखो कोई कलर के बीच में गैप नहीं दिखेगा आपको। डिसकंटिन्यूअस का फिर से दो तरीके से बात कर सकते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन का एक और नाम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। और ये देखो आपके पास डायग्राम देखो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखो तो कलर के बाद गैप नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रम में देखो रेड लाइन, उसके बाद पूरा अंधेरा ब्लैक, एक येलो लाइन, फिर पूरा ब्लैक, फिर ग्रीन लाइन दिख रहा है। और एक चीज अगर एनालाइज करोगे बेटा, जो एमिशन का स्पेक्ट्रम बनेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ठीक उसका उल्टा बनता है। देखो जहां कलर था वहां अंधेरा हो जाएगा, जहां अंधेरा था वहां कलर आ जाएगा। चेक करो, समझ आ रहा है डायग्राम से? यस सर। ठीक है ना? जी सर। डोंट वरी, यहां से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये इंट्रोडक्शन था, एग्जाम में यहां से आएगा। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए, फिर बताते कहां से आएगा। आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन सी। बोलो ऑप्शन ए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोडियम को येलो कलर बंसन फ्लेम में क्यों देखने को मिलता है? तो बेटा सबसे पहली बात बताओ, अगर आप कोई कलर को देख रहे हैं इसका मतलब बताओ वो किस रीजन में आना चाहिए? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में आना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? यही होगा ना? तो अगला क्वेश्चन दिए, इसका आंसर बताओ तो। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सी क्या कर रहे हैं आप लोग बेटा? कोई एक पेटी को सर बी। ऑप्शन सी होगा ना? हाँ सर सी। याद करो अभी बोले थे ये वैल्यू को रट जाना था आप लोगों को ना, एम्स में पूछा है। और अगर वेवलेंथ का वैल्यू आज तक कहीं पूछा है तो बेटा सिर्फ विजिबल लाइट का पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन,
सर ऑप्शन बी। रेडियो वेव। रेडियो वेव। हाँ बी। तो सी। पी। हमारा कोड क्या था? कोड बोल। राम इनविजिबल इनविजिबल अंडर एक्सरे गॉन क्रेजी। हाँ, तो उसमें बताया था ना रेडियो वेव सबसे ज्यादा होगा, फिर माइक्रोवेव होगा, उसके बाद इंफ्रारेड, ये था ना? यस सर। यस सर। चलो इसका आंसर दो। सर ऑप्शन सी। इसका प्रॉपर्टी का बात हो रहा है एक्सरे। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहे कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है, बोलो। सर ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक नहीं फील्ड और कर। मैग्नेटिक फील्ड से बनता जरूर है बेटा, लेकिन उसमें उसका प्रॉपर्टी नहीं पाया गया है। दैट मींस इसका आंसर सी होगा। सर ऑप्शन डी। बेटा लोग सर ऑप्शन सी। ऑप्शन कैसे बी। सी? तो बी। सर बी। नाम से कितना साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है बेटा? नाम से 8। 8 में क्या कैथोड रे था हमारा? नहीं। तो कैथोड रे इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक No, sir. वेव, यही वाला पार्ट ना? यस सर। भाई जो आपके सिलेबस में है, आपको स्पेक्ट्रम में अगर कुछ पढ़ना है बेटा तो वो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। और अभी अभी हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम का आपको हम डायग्राम दिखाएं, और कुछ अब जो बात बोलेंगे बेटा ध्यान से सुन। जरूरत पड़ेगा ये टॉपिक पे आज पूरा क्लास खींच देंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये बताओ कि हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम हमारा बनेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का डायरेक्शन क्या होगा? बताओ, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए? आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट, मतलब हाँ। सर पहले लोअर टू हायर फिर हायर से लोअर। जोर से बोल, नहीं समझ में आया। लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। हायर सर, ऑर्बिट टू higher to लोअर lower। ऑर्बिट। हाँ, गांठ बांधो दिमाग में बैठा लो। क्यों? देखो क्या लिखा हुआ है। एमिशन। अब सोचो बैठ के एमिशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर पे हाँ। जाएगा। यही ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटे जहां पे ऐसा आपके सामने सिचुएशन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का डायरेक्शन क्या है। याद रखना, आपका जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो एमिशन का है, और एमिशन में बेटा बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सुनो क्या क्या बात बताना है, ये सब बेटा देख लो। जैसे देखो ये डायग्राम में देखो, ये देखो, ये वाला आपके पास हाइड्रोजन गैस रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में। हाई एनर्जी पास करवाने पर लाइट पास हुआ, यहाँ से निकला, प्रिज्म से पास करवा, ये देखो लाइन देखने को मिला, ये सब जो लाइन देखने को मिल रहा है बस ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और आपके पास एक देखो, एक एनिमेशन से समझा रहे हैं। देखो बताओ तो आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? हाइड्रोजन क्या दिख रहा है? गैस दिख रहा है। और बताओ तो हाइड्रोजन गैस कहां से पास होता हुआ दिख रहा है आपको? कहां से गुजरेगा? फ्लेम से। फ्लेम है ना सामने रखा हुआ। फ्लेम का मतलब एनर्जी। यस सर। यानी अगर हाइड्रोजन गैस, समझना बात को, अगर हाइड्रोजन गैस को उस फ्लेम से पास करवाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? उस गैस के अंदर जितना भी हाइड्रोजन का एटम है, उस एटम के अंदर हाइड्रोजन का जितना भी इलेक्ट्रॉन है, कुल उन सब का एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। से पास होने के बाद बढ़ेगा। बढ़ेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से ऊपर भागेगा, ऊपर जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होने के लिए फिर से नीचे की तरफ भागेगा, और जब नीचे की तरफ भागेगा तो एनर्जी एमिट करेगा। उस एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में देखेंगे बेटा? लाइन के फॉर्म में देखेंगे। यही है ना? यस सर। यहाँ देखो यही होने जा रही है। देखो ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस जब पास करवाया गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को देखो यहाँ पर, ये एनर्जी एमिट करना शुरू किया,
और जब एनर्जी एमिट किया तो ये पास करके दिख रहा है ये लाइन, ये सारा लाइन बना आपको। यानी कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे देखना चाहें और अंदर चल के देखना चाहें तो देखो अंदर चलने पे क्या देखने को मिलेगा। देखो मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड, अलग अलग ऑर्बिट दिख रहा है। तो आप बताना, तो जरूर तक हम वीडियो को पॉज करेंगे। देखो बताओ इस वक्त आपको इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में दिख रहा है, बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में। और ये मान लो कि एनर्जी प्रोवाइड किया गया, एनर्जी प्रोवाइड करने पे देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागा, चेक करो कहाँ भागा बेटा, फोटोन अब बोल फिफ्थ से कहाँ, नीचे आएगा ना। अच्छा नीचे किस ऑर्बिट में आएगा, जवाब दो। फर्स्ट ऑर्बिट। आंसर होना चाहिए सर किसी भी ऑर्बिट में आ सकता है, अगेन डिपेंड करेगा वो एनर्जी पे कितना डिपेंड एमिट करेगा। कर रहा है ना। यस जिस तरीके से ऊपर जाने का उसका डायरेक्शन तय नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, वो डिपेंड कर रहा है कितना एनर्जी गेन करेगा। वैसे ही ऊपर से नीचे आने के लिए भी बेटा यही रूल फॉलो होगा कि वो कितना एनर्जी लूज करेगा, होगा। हाँ सर। चलो देखो और एक चीज समझना बेटा, और एक चीज समझना, अदरवाइज जरूरत हो तो इस वीडियो पे ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन जितनी बार जंप करेगा ऊपर से नीचे उतना लाइन बनाएगा। अगर 2 जंप करेगा तो 2 लाइन बनाएगा, 4 बार जंप करेगा तो 4 लाइन बनाएगा। ध्यान से देखना इस वीडियो को, और देखो इलेक्ट्रॉन का हर एक जंप पे देखो कैसे कैसे लाइन बन रहा है। देखना ये 5 पे बैठा हुआ, देख जंप करके कहाँ पे आया, 2 पे आया, देखिए एक लाइन बनाया यहाँ पर, दिख रहा है। अब देखो 2 से कहाँ पे आया, 1 पे आया, तो फिर एक लाइन बनेगा। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर। याद रखना एक इलेक्ट्रॉन एक जंप करेगा, एक लाइन बनेगा। और इस वक्त बेटा आपको हम एक एक्चुअल में, जो नॉट एनिमेटेड वीडियो, एक्चुअल में बेटा एक लैब के अंदर में हाइड्रोजन के डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू से स्पेक्ट्रम बनाया गया था, और दीवार पे ये जो आपको कलर दिख रहा है बेटा, ये सामने दीवार पे किया गया था। ये सब तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब आपका काम के बाद क्या वो सुनो। तो ये याद है, यस सर। यस सर। हमारे पास अलग अलग सीरीज है बेटा। ये सीरीज को आपको कैसे याद रखना है, ये सीरीज को आप देखो, आपके पास सीरीज है, और सीरीज में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया वो देख लो, ठीक है। सीरीज में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया वो देख लो, और इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना वो समझ लो। इलेक्ट्रॉन बेटा किसी भी ऑर्बिट पे बैठा हुआ, अगर वो जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है तो सीरीज का नाम लाइमन, सेकंड पे आएगा तो बामर, थर्ड पे आएगा पैस्चन, 4 पे आएगा ब्रैकेट, 5 पे आएगा फंड, और 6 पे आएगा हम्फ्री। सीरीज में आपको n1 का वैल्यू फिक्स्ड हो गया है, n2 का वैल्यू लाई करेगा 2 से इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन 4 नंबर से जंप करके 1 नंबर पे आता है, 6 नंबर से जंप करके 1 नंबर पे आता है, या 10 नंबर से जंप करके 1 नंबर पे आता है, या इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप करके 1 नंबर पे आता है, तो इस सीरीज का नाम क्या कहेंगे बेटा, बोलो। लाइमन। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला पार्ट बेटा आपका फिक्स है, ये पार्ट आपका वेरिएबल है, और ये वेरिएबल आपके लिए भी एक चैलेंज बनने जाएगा। इसी चैलेंज को समझो कैसे यूज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट, कौन बताएगा। Electron is out of atom. बोलो रे, समझे बात। यस सर। आप में से कोई है जो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन बताएगा। एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन बताएगा आप में से कोई। सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू
Remove outermost electron. Remove an electron from outermost orbit. हाँ, To infinite तो orbit. क्या इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो एनर्जी जो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट से उठा करके इन्फिनिट ऑर्बिट डाल दे? Yes, Yes, sir. sir. ये मतलब निकलेगा ना, लास्ट ऑर्बिट से निकाल करके अगर इन्फिनिट ऑर्बिट पे डाल दे। ये वर्ड याद रखना बेटा, आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सुनो, यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो बेटा ये याद रखना कि जितना भी लाइन बनेगा उस लाइन का आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, आपसे वेवलेंथ पूछा जा सकता है, आपसे वेव नंबर पूछा जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? Yes, sir. अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट करो, अभी प्रॉब्लम देंगे बेटा इसके ऊपर। हो गया सर। Now what is the value of r? 109678 centimeter inverse. Yes, sir. इसको मालूम है, ठीक नहीं मालूम है, नोट करो। Yes, sir. What Yes, is the sir. value of n1? सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। z एलिमेंट वो के ऊपर एटम डिपेंड करेगा। किसका एटम है, किस एलिमेंट का? सुन बेटा लोग, r का वैल्यू दे दिए गए जो आपको रट जाना है। n1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा सीरीज के नाम से। z का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन पे मिल जाएगा। अगर हाइड्रोजन हुआ तो z का वैल्यू 1 लिथियम हुआ तो 2 Three. हीलियम हुआ तो Two. तो बच गया कौन बेटा, बच गया कौन? बेरिलियम। n2 समझ, पहले फॉर्मूला पे ध्यान दे। हम लोग क्या सिखाना चाह रहे हैं, सुन, r का वैल्यू आपका रटा हुआ है, n1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलेगा, z का वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलेगा। तेरे लिए ये चैलेंजिंग पार्ट है, n2 कैसे पकड़ना है। n2 कैसे पकड़ना है बेटा, उसके लिए आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, समझो। अगर आपके क्वेश्चन पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मांगेगा, n2 का फॉर्मूला यूज करना n1 + 1। अगर आपके क्वेश्चन पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मांगता है तो n2 का वैल्यू इन्फिनिटी लेना। अगर आपके क्वेश्चन पे सीरीज लिमिट बोल दिया तो n2 का वैल्यू इन्फिनिटी लेना। और अगर आपके क्वेश्चन पे जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपसे बोला 5th लाइन बामर का, n2 क्या पकड़ेंगे देखो। तो n2 का फॉर्मूला क्या है, n1 + n। तो बोल, बामर के लिए n1 का वैल्यू बेटा कितना, 2 और कितना नंबर ऑफ लाइन है, 5 में 5th. यहाँ पे 5 जोड़ देना तो 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा? और nth लाइन n1 + n, और nth एक्साइटेड स्टेट सेम फॉर्मूला n1 + n। 5 फॉर्मूला नोट कर बेटा, फिर प्रॉब्लम पे आएंगे, बात करेंगे। 5 फॉर्मूला नोट करो इसको।
हो गया सर। लिए नोट। अब एक और चीज पे ध्यान दो। देखो कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा। लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कम होगा बामर से, बामर का कम होगा पैस्टन से। इंटेंसिटी पूछेगा तो लाइमन का इंटेंसिटी, एनर्जी, ये ऑर्डर ध्यान में रखना। ये फर्स्ट 4 याद रखना। सिर्फ बामर सीरीज में पहला 4 सीरीज को नाम दिया गया है, H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये याद रखना। स्पेक्ट्रल लाइन जैसे जैसे देखो, मान लो अगर आपसे पूछा गया इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया, तो जैसे जैसे 2 ऑर्बिट का दूरी बढ़ेगा बेटा, तो उससे जो भी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, उस लाइन का जो इंटेंसिटी होगा वो घटेगा। और आपको आखिरी का 2 फॉर्मूला ये नोट करना है, ये अभी नोट करो। आखिरी का 2 फॉर्मूला, अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से कहां, nth लेवल से ग्राउंड लेवल पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, और किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट पे जंप करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा। ये दोनों नोट करो, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये दोनों नोट करो, पहले क्वेश्चन पे आएंगे, पहले नोट करो ये दोनों। ये नोट नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। हाँ सर हो गया। किया। अब ये देख, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोले इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया, तो बोल कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। नहीं सर दूसरा वाला। बेटा समझ ले, दूसरा वाला फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो। किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट पे जाने का क्राइटेरिया दिया गया ना बेटा आपको, यस सर। है ना, फिर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो तो दोनों से निकाल कर देखो तो आंसर क्या आ रहा है, यूज करो तो, सॉल्व करो तो। दोनों से आंसर निकाल कर देखो, सेम आ रहा आंसर। यस सर सेम। सेम। यूज कर पा रहे आंसर या दिखाना होगा, देख लो। हाँ सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन 7th से जंप करके फॉर एग्जांपल 3rd पे आना चाहता है या 4th पे आना चाहता है, चलो 4th पे, तो बोलो अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेकंड दूसरा फॉर्मूला। सेकंड। बोलो तो पहला का आंसर कितना है आपका? 10. 10 आया। आया 10? सबका 10 आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब आ जाओ तो सेकंड का सॉल्व करो तो बेटा। 6. यस सर 6 आया सबका 6 आया, देखो तो। हाँ सर। यस Yes, सर। Yes, sir. आया? Yes. अच्छा, अब एक और चीज सुनो। 2 फॉर्मूला दिखा दिए बेटा, एक इससे सॉल्व कर सकते, किससे सॉल्व कर सकते, एक और तरीका बता रहे। बोलो पहला क्वेश्चन में किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे जंप हो रहा है बेटा, बोल तो। 5 से 1. 5 से 1 का डिफरेंस बोल। 4. 4 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, देख तो आंसर मैच कर रहा है। हाँ यस सर. सर। अच्छा 7 और 4 का डिफरेंस बोल, 3. 3। देख तो आंसर आ रहा है। Yes, sir. एक और क्या तरीका मिल गया आप लोगों को, तेरे पास एक नहीं अब 3 फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए, है ना? हाँ सर।
चलिए अब क्वेश्चन खेलते हैं। पार्ट नोट कर ली, चलिए सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Yes, sir. ऑप्शन Option ए। A. ए सर। डाउट होने से बोलना, अदरवाइज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई डाउट है? No, sir. No, sir. जिन लोगों का अगर नहीं बन पाया, जैसे कुछ लोग बोले ना आंसर ए, ठीक आंसर ए मैच कर गया, लेकिन जिन लोगों का आंसर ए नहीं आया उसको बोलना पड़ेगा कि सर मेरा नहीं आया, तो एक्सप्लेन कीजिए, तो बात करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। Sir, option A. Option A. 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 इस लॉजिक से सॉल्व किए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बेटा। Sir, total number of electrons. हाँ, Three देखो होता पिछला है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, He+ का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 1 वन इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेगा? हाइड्रोजन में मिलेगा। हाइड्रोजन। अच्छा, उसके बाद देखो Li2+ का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। वो किसमें मिलेगा? हाइड्रोजन में मिलेगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। Sir, option B. ऑप्शन बी। B. होगा बी। यस सेम सर। लॉजिक से सॉल्व हुआ बेटा। Yes, sir. Sir, D. सर ऑप्शन ए। Yes, इस sir. क्वेश्चन में N1 का वैल्यू कितना बेटा? N1 का वैल्यू Sir, 1. 1. 1 है ना। Yes, sir. और N2 का वैल्यू कितना बेटा? Sir, infinity. इन्फिनिटी। पुट करो ना फॉर्मूला में। आपका option A. फॉर्मूला के हिसाब से आपका कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए 1.097 into 10 to the power of 7, 1/1 का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, और क्वेश्चन में कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन आइटम है, तो Z का वैल्यू 1, यही है ना। जी सर। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने के लिए बोलो 1/इंफिनिटी का स्क्वायर कितना होगा? 0। 0। इंफिनिटी 1/इंफिनिटी का वैल्यू हमेशा 0 होता है ना, तो ये 0 होगा। इसका मतलब बचा क्या? तो आपके पास बच गया ये ना 1/λ इक्वल्स टू 1.097 into 10 to the power of 7। पर आपको तो लैम्डा निकालना, तो लैम्डा निकालने के इसको उल्टा करना होगा 1.097 और ऊपर में सपोज करो 10 to the power of -7 कर दो। ये मीटर में आंसर आया। आपका सारा ऑप्शन नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर का मतलब बोल क्या करना होगा? 10 to the power of -9 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ऊपर कितना आ जाएगा? 100/1.097, ये आएगा ना। तो 1.097 रफली कितना ले सकते बेटा हम लोग? 1। तो इसका मतलब आंसर 100 आना चाहिए। जी सर। पर हम जान रहे कि वो एक्चुअली में 1 नहीं है, 1 से थोड़ा ज्यादा है। आंसर 100 से कम होना चाहिए। जी सर। और 100 से कम ऑप्शन बेटा आपके पास ए। समझ में आया? यस और आंसर कौन सा होगा? ये होगा। यस सर। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर आप लोग एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हो, वो सुन लो। जब कभी भी आप ये वाला प्रॉब्लम बनाने बैठोगे जो आपके सामने इस वक्त दिख रहा, इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास आएगा, तो आपके लिए एक मेथड होगा, वो ये होगा कि आप इसको रट जाओ। R इनवर्स का वैल्यू, अब तक आप R का वैल्यू को रटे बेटा, R इनवर्स का वैल्यू रटो 91.2 नैनोमीटर या फिर 912 एंगस्ट्रॉम, ये रट जाओ। जरूरत तो अभी कॉपी में नोट करो और यहाँ एक बार देखो, फिर से देखो, यहाँ देख,
और सॉल्व करते वक्त आर का वैल्यू शुरू में मत पुट करना, सॉल्व करते वक्त आर का वैल्यू को हमेशा लास्ट में पुट करना। तो बोल 1/λ का वैल्यू क्या आएगा यहां से, बोलो आर आएगा। जी सर R आएगा। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। यस सर। और अगर आपका रटा हुआ होगा तो आपको याद होगा कि नैनोमीटर में 91.2 नैनोमीटर होता है, उस लिहाज से बेटा आंसर ये होना चाहिए। ये दो वैल्यू को नोट करो और प्रॉब्लम दे रहे बना करके दिखाओ, चलो। हो गया सर। सॉल्व करो। So option B. बाकी लोग बोल बेटा, बस एक ही Sir, आंसर option आया, और B. बाकी लोग बेटा लोग Option B, sir. Sir, option B. सबका ऑप्शन बी आया या किसी को डिस्कशन चाहिए तो बोलो। नहीं आया सर। सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में n1 का वैल्यू कितना लेंगे बेटा, n2 का वैल्यू कितना लेंगे, और इस पर डिस्कशन करते हैं। Sir, N1 2 or And 2 3. n1 2 2 और n2। 3. हाँ, तो जिन लोगों का नहीं आया वो लोग पहले कंफर्म करके, हाँ सर मेरा इतना तक तो आया। n1 का वैल्यू 2 होगा क्योंकि बामर सीरीज बोल रहा है ना। हाँ सर। हाँ और सर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला था n1 + जी 1 सर। जी आया। सर। उस हिसाब से बोल बेटा क्या लिखेंगे, देख तो ये लिखेंगे 1/λ = r 1/4 - 1/9। बोलो यहां तक आया। यस सर। Yes, sir. और अगर यहां तक आ गया बेटा तो इसका मतलब ये कितना आएगा, बोलो 5r/36 = 1/λ। यस यस सर। आएगा। तो लैम्डा कितना आएगा, तो लैम्डा आ जाएगा आपका 36/5 r इनवर्स। यस सर। होगा यहां तक, क्लियर करो। Yes, sir. और बेटा अगर यहां तक आ गया तो बोल r का वैल्यू क्या लेंगे, बोलो 91.2 91.2. 91.2। चलो रफली कैलकुलेट करते हैं, बोल रफली ये जाएगा 7 टाइम्स, यस सर। और से इसको 90 पकड़ ले तो ये लगभग 630 होगा रफली। Yes, sir. यस आंसर सर। मिला। जी सर आ गया। आया। यस अगला सर। क्वेश्चन।
Sir, option 2. बाकी लोग, बाकी बेटा लोग बोल। सर बॉम्बे। Yes, sir. Option 2. Yes, sir. Option 2. आगे बढ़ना है या डिस्कशन चाहिए? सर बताइए। सर बताइए। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। सर बताइए ना। लाइमन का पहले बात करते हैं। 1 by lambda r, n1 का मतलब 1 बाय, बोल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब n2 का वैल्यू Infinity. इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब 0 आ जा रहा है, इसका मतलब बोल इसका लैम्डा कितना आ रहा है? 1 by lambda इक्वल्स टू r। लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा? R inverse. r इनवर्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज a, यानी r इनवर्स का वैल्यू a दे दिया। पढ़ क्वेश्चन पहले, यहां तक क्लियर कर। हाँ सर। अब जिन लोगों का नहीं बना उन लोगों को हम डिक्टेट करेंगे, फॉलो करो। यहां तक हुआ बेटा आप लोग का? पहले बोलो। Yes, sir. तो अब बताओ किसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मांगा है? Question. तो चलो फॉर्मूला लिखो पहले, जो तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखो। 1 by lambda इक्वल्स टू r 1 by n1 माइनस 1 by n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे एक एक करके। r को बेटा भी r रहने दो। बोलो n1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे क्वेश्चन के लिए? 3. 3. 3. करो 1 by 3 का स्क्वायर मतलब 1 by 9। n2 कितना पुट करेंगे बोलो 4. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए? n1 प्लस 1, यही फॉर्मूला पढ़ाए थे ना? मतलब कितना होगा? 4 होगा। Yes, sir. और पुट करो। z का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2। दिया मैं ना क्वेश्चन में, पढ़ो। Sir, 1 put करेंगे ना। 1 पुट करेंगे। Sir, He plus है। तो प्लस होने से एटॉमिक नंबर थोड़ी ना बदलता है। हाँ। ये बात पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे जब आप लोग को पढ़ा रहे थे एटॉमिक नंबर मास नंबर। प्लस होने से माइनस होने से एटॉमिक नंबर को फर्क नहीं पड़ता है। Yes, तो sir. z का स्क्वायर मतलब 4 होगा। हुआ क्या फाइनली? आपका कुछ ऐसा आ गया। 1 by lambda इक्वल्स टू r 1 by 9 माइनस 1 by 16 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 144। ऊपर कितना आएगा? 16 माइनस 7 आ जाएगा इंटू 4 आएगा। और यहाँ पर r आएगा, 4 से काटो इसको, बढ़ जाएगा। 36 इज 1 by lambda। लैम्डा का मतलब उल्टा हो जाएगा। 36 by 7 r इनवर्स, और r इनवर्स का वैल्यू a आया बेटा, तो 36 a by 7 आया। देख समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन बनाओ। So question series C.
ये क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी। सब बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? पहले वो देखो, नो सर। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया बेटा आपको? 1 by lambda। 1 by लैम्डा का वैल्यू दिया। देखो तो वैल्यू से समझो ना, ये है ना सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मतलब ये 1 by लैम्डा का वैल्यू दे दिया है। कितना दे दिया है? 12186.3 सेंटीमीटर इनवर्स। और हम लोग जानते हैं 1 by लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। पुट करते हैं 1 by लैम्डा का वैल्यू 12186.3। जब सेंटीमीटर में बात कर रहा तो आर का वैल्यू पुट करेंगे 109678। n1 छोड़ दे कि जब ऑप्शन में सीरीज मांग रहा था, इसका मतलब n1 का वैल्यू चाहिए, और क्वेश्चन में सीरीज लिमिट बोला, तो बोल सीरीज लिमिट का मतलब n2 का वैल्यू इंफिनिटी। तो 1 by इंफिनिटी का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 1। 1। तो इसका मतलब बस यही रह गया। आपको निकालना है n1 स्क्वायर का वैल्यू। तो n1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 109678 बाई 12186। ना ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। रफली करो ना भाई, ये देख लॉजिक सिखा रहे। देख लास्ट का 3 डिजिट उड़ा दे, खत्म कर, तो बोल क्या क्या बचता है? 109 डिवाइड बाय 12। तो वो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आएगा? 109 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 9। 9 आएगा ना? यस सर। तो अगर Yes, वो sir. स्क्वायर है तो बोले n1 का वैल्यू कितना आएगा? 3। 3 हो गया सॉल्व। 3 किसके लिए होगा? क्वेश्चन के लिए होगा। Yes, sir. हाँ सर। समझे कैसे बना? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन। ऑप्शन डी। Yes, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को, और बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में देखना आपका पीछे क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सुन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपसे पूछा कौन सा ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम का मैच करेगा, सेम होगा इसके साथ, इसके साथ। तो चल तो इसका बनाते हैं 1 by लैम्डा आर। बोल n1 का वैल्यू 2 मतलब 4 होगा, n2 का वैल्यू 4 मतलब 16 होगा, और हीलियम बोला तो इसका मतलब कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। बोल इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? बोल 3r/4. ये आएगा। यस सर। Yes, अब sir. आपका ड्यूटी बेटा एक ये हो गया, आप हर एक ऑप्शन को मिलाओ और हाइड्रोजन के लिए फिर से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू क्या होगा? 1। तो छोड़ दो, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये देखो कर करके निकालो तो देखो तो किसके साथ मैच कर रहा है? दिल्ली। दिल्ली मैच कर रहा है, बिल्कुल सही, दिल्ली Yes, मैच करेगा। sir. मैच कराओ, देखो आर यस सर। दिल्ली में बेटा n1 का स्क्वायर 1 है और n2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो तो यार r इंटू 3/4। जी sir.
Yes, sir. इसको सॉल्व करो। सर बताइए ना। हाँ सर बताइए ना सर। सर ऑप्शन बोलो, हो रहा है? सर बताइए ना। नहीं हो रहा है। चलो, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देना बेटा। क्वेश्चन में बताओ कौन सा रंग दिख रहा है बेटा? रेड। Red. अब ये बताओ लाल रंग सीरीज में आएगा? Bummer. बोलो, लाल रंग किस सीरीज में आएगा? So Bummer series. बामर। बामर सीरीज का मतलब बोले n1 का वैल्यू बेटा 2. कौन सा नंबर ऑफ लाइन बोला है? थर्ड। Third थर्ड line. लाइन का मतलब n2 का वैल्यू बोल। 3 ये 5। 5. अब बोले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पकड़ेंगे? 5 से 2 पकड़ेंगे या 2 से 5 पकड़ेंगे? देख, ये भी दिया है और ये भी दिया है। The higher to lower orbit, 5 to 2. समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? तो आगे ना इस मोमेंट आपको जरूरत पड़ा ना, अगर मान लो आप यहाँ तक सॉल्व करके n1 n2 निकाल भी लेते तो भी आपके सामने कंफ्यूजन आता कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैसे कि आपको बताया थे बेटा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनेगा तभी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा, उसके हिसाब से आंसर ए होगा। बोलो, समझ आया ये? सर लेकिन रेड बाल्मर कैसे पकड़ेंगे हम लोग? अच्छा, तो ये बताओ कि आप लोगों को अभी जो रीजन सारा रीजन दिखाए थे, ये सब बेटा आपका बोर्ड लेवल का पढ़ाई है। अगर बोर्ड लेवल का पढ़ाई छोड़ के बैठे तो बेटा आप रफात क्या लिख रही है बेटा उल्टा सीधा? डिलीट कर, डिलीट कर रफात को। तो रीजन दिया गया ना सबका, तो रीजन क्यों दिया गया बेटा? अच्छा बामर का रीजन क्या है? देखो तो विजिबल ना, और विजिबल के अंदर ही तो रेड मिलेगा ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहां तक हुआ, आंसर दो बेटा। So C. बिल्कुल सही। आप भले अभी ये पढ़े नहीं बेटा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ के साथ एनर्जी बेटा कैसे रिलेटेड होता है? इनवर्सली होता है। सर ऑप्शन 3। तुम तो बोलेगा बेटा, तुम तो एग्जाम दे के आया, देख तो इसी साल का क्वेश्चन है ना। सर मैं ये साल दूंगा, दिया नहीं हूँ। अच्छा, ये तो 2021 हो गया, पिछले साल का क्वेश्चन है ये। Yes, sir. Option 3.
फर्स्ट ऑप्शन समझ नहीं आया। समझाना क्या बेटा, यहाँ पे सिंपल 4 स्टेटमेंट दिया, आपसे पूछा कि 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट से समझ नहीं आया बोलो बोलो। सर, फर्स्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आया। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग को वेदांत बोलेगा, बोल बेटा। सर मैं देखा ऑप्शन 2 और 3 सही है, और देखा सिर्फ ऑप्शन 3 में ही वही ऑप्शन है, इसलिए मुझे लगा वो ऑप्शन 3 होगा। अच्छा, लॉजिक ही नहीं, ऑप्शन 1 में भी तो है सर 2 और 3। 2 और 3 सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एटलीस्ट 2 और 3 ऑप्शन में तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 में तो कोई डाउट नहीं। देखो तो जी सर। No, sir. No, सर। क्योंकि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है बेटा कि n1 का वैल्यू क्या होगा। बोलो, जवाब दो। स्टेटमेंट 2 हाँ क्या सर, बोल 2 रहा है। होगा। n1 का वैल्यू 2 होगा। हाँ, और क्वेश्चन में देखो बामर सीरीज बोला है, जी तो सर, बामर बामर सीरीज का मतलब n1 का वैल्यू 2 होगा ही ना। जी सर। हाँ, इसका मतलब ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट है। ठीक है, जी सर। और ऑप्शन 3 3 भी है। क्या बोला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जी सर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रिक क्या सिखाए थे बेटा। जी सर, n2 = n1 + n1 1। + 1 कर देंगे, है ना। तो Yes, +1 sir. करने से वो भी ठीक है। अब आप लोग फंस गए 2 स्टेटमेंट में कि पहला और आखिरी वाला सही है कि नहीं है। अब आखिरी वाले में भी आ जाओ। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम Wave number. कैसे बेटा, वेव नंबर तो एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, Yes, sir. है ना। वेव Yes, नंबर तो sir. क्या पढ़ाए थे, वेव नंबर याद है ना, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ. 1/λ। यहां से तो एनर्जी नहीं मिलेगा। इसका मतलब 4 नंबर स्टेटमेंट आपका Wrong. गलत है। अब आ जाओ 1 नंबर स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है। एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन इन द सीरीज कन्वर्ज। इसका क्या मतलब हो रहा बता रहे, सुनो। आप लोग कभी बेटा ना डायग्राम देखना, तो देखना पहला लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो गैप होता है, दूसरा और तीसरे के वो बीच में ज्यादा जो गैप होता है। होता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जानते क्या होता है, गैप कम होता गया है। Yes, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जैसे जैसे Yes, आगे sir. बढ़ोगे ना, गैप कम होता है। तो इसको क्या कहेंगे, कन्वर्ज करते हैं ना। Yes, sir. Converge कर जाता. समझ में आया। yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बनाओ तो देखिए जरा। सर ऑप्शन डी। Sir, option B. সলভ করেছিস না টোকা মারছিস, কি করেছিস। सर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तुमको आंसर भी याद है। मतलब हम लैम्डा सॉल्व किए थे इसका, तो 5/27 था। ये वेव नंबर है तो 27/5। 9:4. बेटा आपका आंसर तो गलत आ गया। क्या गलती की, तू क्या बोली थी बेटा, थोड़ा देर पहले बोल तू कि क्या सॉल्व की थी तू। सर मतलब हम ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हाँ, बट हम ऊपर का स्टेटमेंट नहीं पढ़े। हम मैक्सिमम बस वेवलेंथ देखे ना तो। यहाँ वेवलेंथ है ही नहीं बेटा, यहाँ तो वेव नंबर है। हाँ देखा वेव नंबर है, तो हम मैक्सिमम वेवलेंथ सॉल्व किए थे इसका, ऐसा लैम्डा लाइमन बाय लैम्डा बाल्मर। तो देखो क्या करना है। तो इसका 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 मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, बोल। Lambda minimum. हाँ Reciprocal है उसका. शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। Wavelength. Longest, sir. तो ये 1/λ है, तो लैम्डा मैक्सिमम होगा तो वह मिनिमम होगा, ऐसे ऐसे होगा।
मैक्स का मतलब होगा, अच्छा इसका मतलब ही तो 1/λ होता है ना बेटा, इसका Yes, मतलब sir. क्या होता है, इसका मतलब तो 1/λ होता है ना। अब मैक्सिमम में आपको क्या करना है बेटा, यहाँ देखो, तो आपको लेना आर, कौन सा सीरीज है लाइमन का ना, चलो लाइमन का बात करते हैं, बोलो 1² - 1/∞², और इसका अगर आप मिनिमम निकालोगे लाइमन का तो क्या आएगा, लैम्डा आर 1² - 1/2²। बोल यहां से मैक्स माइनस मीन कर, तो बोल क्या होगा, आर तो तुम्हारा बाहर रह जाएगा, बोलो माइनस करना, कौन कौन कटेगा बोल, R/4 आएगा, 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से बामर का निकाल और रेशियो निकाल, तो देख 1/4 R/4 आएगा, इधर R/9 आएगा, सॉल्व करने पे 9/4 आएगा। देख तो समझ में आ रहा है, यस सर। करो 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 आप लोग, ये सेम उसी तरीके से निकालो, बामर का निकालो। Yes, sir. 9/4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी 2019 का क्वेश्चन है। सर डी। सर ऑप्शन डी। क्या है भाई हमारा इक्वेशन, क्या 1/λ इक्वल्स टू बोल R/64 माइनस R इंटू 1/n²। देख तो ये होगा, डायरेक्ट किए, बोल समझ में आ रहा है। यस सर, And what is 1/λ? 1/λ is wave number, is equals to R/64 minus R into 1/n² Now according to question, बोल तो बेटा ये कौन सा एक्सिस होगा, y एक्सिस, कौन सा एक्सिस होगा, x एक्सिस। X, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, y इक्वल्स टू c माइनस mx। यस सर, ये तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला फॉलो किया, हम्म, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, है ना। और जो ये बना बेटा वो बोलो क्या बन रहा है, इंटरसेप्ट R/64 है, इंटरसेप्ट आर बाई, ऑप्शन में तो इंटरसेप्ट तो बोला है कि माइनस RH, ये भी नहीं होगा, बोलो ना स्लोप कितना आया, -R आया, आंसर डी होना चाहिए। देखो तो यस सर, वो समझ में आया। यस सर। यहाँ पे बेटा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आज कंप्लीट किए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बात किए। अब इसके ऊपर बेटा प्रॉब्लम बनाइए, जितना बनाइएगा उतना आपको फायदा होगा। लिमिटेशन पे बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या क्या बात नहीं कर पाया है, देखो यहाँ पर।
पढ़ो इसको, लिमिटेशन पढ़ो, क्या क्या नहीं कर पाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वो कुछ प्रॉपर्टी ऐसा था जिसको एक्सप्लेन कर पाया, कुछ को नहीं कर पाया। क्या क्या एक्सप्लेन कर पाया था? वो एक्सप्लेन कर पाया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाया, और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? पढ़ो यहाँ पर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये आप लोग पढ़े बेटा फिजिक्स में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन क्या होता है? जी सर। क्या होता Yes, है? sir. व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? और यहाँ देखो, डिफ्रैक्शन का मतलब आपको पढ़ाए थे या पढ़ाया गया बेटा, वो फेनोमेना जब वेव ट्रेवल करेगा और वेव के सामने ऑब्स्टेकल आ जाएगा। कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा देखो, इस फेनोमेना को डिफ्रैक्शन कहेंगे। और इंटरफेरेंस का मतलब क्या था? इंटरफेरेंस का मतलब था दो वेव आपस में जब सुपर इम्पोज करेगा, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेगा या डिस्ट्रक्टिव। याद आ रहा है ये टर्म? अगर सेम फेज में ओवरलैप कर जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ऑपोजिट फेज में ओवरलैप कर जाए तो बेटा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सारा प्रॉपर्टी वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या गड़बड़ था, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, इसको जानने और समझने के लिए हम लोग को पहला पढ़ना होगा प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। आज का क्लास यहीं तक रोक रहे बेटा। अब डाउट्स देख लो, किसी को अगर डाउट्स पूछना तो डाउट सेशन में आ रहे हैं। आज जो टॉपिक जहां तक पढ़ाए बेटा उसको आप लोग पढ़ो, वीडियो भेज देंगे, देखो, प्रैक्टिस करो। और अगले क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फोटो, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्रॉपर्टीज लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होगा, उस पर कैसा न्यूमेरिकल्स आएगा। इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे कैसे क्या न्यूमेरिकल्स होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्लास में बेटा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग का डाउट सेशन में आते हैं, तो किसी को डाउट्स पूछना है तो शेयरिंग ओपन कर रहे बेटा, पूछ सकते हैं।